हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर, अभी तक आप लोगों के सॉइल वाटर कंजर्वेशन के जो लेक्चर हुए थे उसमें सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो जो लेक्चर है वो हमारे सॉइल लॉस एस्टिमेशन मॉडल का नेक्स्ट लेक्चर है। और उस लेक्चर में बहुत सारे स्टेटमेंट, फॉर्मूला, कन्वर्जन फैक्टर्स, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो सेकेंड जो लेक्चर, जो इसके बाद वाला लेक्चर है, उस लेक्चर को समझने के लिए आपको उस नेक्स्ट लेक्चर जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको दूंगा उसका समरी आप लोग समझ लीजिए कि सबसे पहले उस लेक्चर में बताना मुझे क्या क्या है। ठीक है, तो समरी अगर आप समझे रहेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डर से देखते वक्त आपको चीजें बड़ी तेजी से उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। नंबर 1 पर इसमें हम आपको ये बताएंगे कि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का फेल्योर किस पॉइंट पर होता है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहां पर फेल होती है, जिसकी वजह से अगली इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, जिसको मॉडिफाइड यूनिवर्सल लॉस इक्वेशन या रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहते हैं। फिर यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं आरके, एलएससीपी, इनमें इन फैक्टर्स की डायमेंशन एंड यूनिट क्या होती है। क्योंकि यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन शुरुआत में फुट पॉइंट सेकेंड एफपीएस सिस्टम में डेवलप हुई थी, बाद में इसको एसआई यूनिट में यूज किया जाने लगा, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, जो मीटर किलोग्राम सेकंड के अनुसार चलती है। तो हम लोग यहाँ पर जो आरके, एलएससीपी में जितने भी फैक्टर्स हैं वो ओरिजिनली किस रूप में थे और आज किस रूप में यूज हो रहे हैं, तो आज के रूप में बदलने के लिए उसको हम क्या करते हैं, कुछ कन्वर्जन फैक्टर से गुणा करते हैं। और लेकिन प्रत्येक फैक्टर की डायमेंशन फिक्स होगी, चाहे यूनिट कोई सी हो। डायमेंशन एक ऐसी यूनिवर्सल चीज होती है जो फिक्स होती है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये किसकी यूनिट है, डेंसिटी की। और कहीं पर लिखा है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी डेंसिटी की यूनिट है। लेकिन दोनों ही यूनिट में डिफरेंस होने के बावजूद दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम होगा। किलोग्राम या ग्राम दोनों की में वेट है, तो वेट की वजह से m लिखा जाएगा, और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब दोनों में वॉल्यूम बताया गया है तो l क्यूब लिखा जाएगा। तो ml पावर -3 क्या हो जाएगी, डेंसिटी की डायमेंशन। तो डायमेंशन चाहे वो एफपीएस सिस्टम हो चाहे वो एसआई सिस्टम हो, दोनों ही केस में हर फैक्टर की डायमेंशन सेम रहेगी। लेकिन जब उसका यूनिट चेंज करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर एक डेवलप होगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर आगे हमारा ये डिस्कशन का पॉइंट आएगा कि हमारी जो यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है उसके द्वारा कुछ अन्य चीजें डिफाइन करी गई हैं। जैसे वाटर इरोजन अगर सॉइल पर इफेक्ट डालेगा तो कब उसे सीवर कहेंगे, कब उसे मॉडरेट कहेंगे, कब उसे लो कहेंगे, कब उसे हाई कहेंगे। या विंड इरोजन जब सॉइल पे इफेक्ट डालेगा तो हम किस समय पर उसको हाई कहेंगे, किस समय पर लो कहेंगे, किस समय पर मॉडरेट कहेंगे, इसको लेकर भी कुछ मानक बने हुए। तो इस तरीके से इस पूरी क्लास में बहुत सारे क्या होंगे हमारे पास, टेबल एंड फॉर्मूला, टेबल एंड फॉर्मूला। और एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। FAO का भी एक मेथड है जो कि हम लोग इस क्लास में उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि FAO मेथड आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके बारे में भी आप लोगों से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत एग्जामिनर अगर आगे बढ़ना चाहेगा तो FAO मेथड के ऊपर एक आध क्वेश्चन उससे पूछ लेगा कि फला चीज FAO मेथड में किस फैक्टर के रूप में यूज करी गई, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन। लेकिन मैक्सिमम डिस्कशन यहाँ पर हमारे पास किस पर है, टेबल एंड फॉर्मूला। तो आपको ये चीज मालूम है कि यहाँ पर रन ऑफ फैक्टर है, ठीक है। रन ऑफ फैक्टर या रेनफॉल फैक्टर या रेनफॉल इरोसिविटी इंडेक्स R को कहा जाता है। मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन में इसी R की जगह दूसरा फैक्टर रखा गया है, ठीक है। इसी R की जगह दूसरा फैक्टर रखा गया है जो केवल एक जगह से निकल के आया है। उसका फॉर्मूला भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, जिसको हम लोग सेडिमेंट यील्ड बोलते हैं, ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंट यील्ड कैसे निकलता है। अगर हम डिलीवरी रेशियो में सॉइल लॉस का गुणा कर दें तो सेडिमेंट यील्ड निकल जाता है। तो यहां से आप थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे, अगर पहले के लेक्चर आपने देखे होंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सेडिमेंट यील्ड और डिलीवरी रेशियो मैंने किस तरीके से फॉर्मूले से बनाया था, और आपको ये बताया था कि डिलीवरी रेशियो का सॉइल लॉस से गुणा करने पर जो सेडिमेंट यील्ड मिलता है वो क्या दर्शाता है, ये भी आपको बताया था मैंने, वो क्या इंडिकेट करता है। तो आर की जगह जब हम फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला हमारा मॉडिफाइड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर अलग अलग फैक्टर पे अगर अलग अलग कन्वर्जन्स किए जाएं तो वो रिवाइज्ड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहलाएगा। तो दो प्रकार से आगे ये इक्वेशन कन्वर्ट करी गई थी, और उसके बाद सॉइल लॉस को एस्टिमेशन को लेके कई लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए हैं, लेकिन सारे लोगों के मॉडल पढ़ना ऑब्जेक्टिव सिलेबस के अनुसार जरूरी नहीं है, और यहां तक कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी उन सारे मेथड्स को नहीं पूछा जाता है। कारण केवल एक है कि वो मेथड्स पूछने योग्य नहीं है। मतलब पूछने योग्य नहीं, ऐसा नहीं कि वो काम के नहीं है। पूछने योग्य का मतलब कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर अगर उनके पूछा जाए तो स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। अटेम्प्ट करने का मतलब कि वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, तो बाकी क्वेश्चंस पे इंफ्लुएंस नहीं हो पाएगा, या तो वही अकेला 100 नंबर का क्वेश्चन दे दीजिए तब तो बात अलग है। ठीक है, ऐसा कभी लेकिन होगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी भी किसी एक एरिया से 100 नंबर का चीज नहीं पूछा जाता। 200 नंबर का पेपर अगर बन रहा है तो लगभग हर एरिया से चीजें पूछकर ये टेस्ट करने की कोशिश करी जाती है कि जो इंजीनियर हम सिलेक्ट कर रहे हैं किसी एग्जाम से, वो इंजीनियर मैक्सिमम चीजें जानता है कि नहीं जानता है। फिर उसको बाकी चीजें यहाँ आकर तो सिखा ही लेंगे, ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी। ठीक है, तो इतनी चीजों को मुझे आपको बताना था कि ये आपकी टोटल लेक्चर की समरी, कि इसमें हम लोग ये चीजें करने वाले हैं। अगला लेक्चर स्क्रीन रिकॉर्डर से आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर पे, क्योंकि उसके अंदर टेबल एंड फॉर्मूला काफी अच्छी संख्या में है। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। I hope you will understand what is the summary of this lecture and what is the summary of next lecture. ठीक है, तो अगेन बाय बाय एंड शब खैर।